नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। अभी से पहले सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे, उसके पहले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के बारे में, वो इतना महत्वपूर्ण क्या है उसके बारे में, कहाँ कहाँ पाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभी बातों की जानकारी को लेते हुए हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में। आइए इसके दूसरे क्लास में यानी पार्ट 2 में हम इस बात को देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, उसके पाए जाने का जो जगह था वो कहाँ कहाँ है और प्रत्येक अलग अलग जगह पे किस किस चीज की विशेषताएं हैं, इस बात को हम देखेंगे। इससे पहले क्लास प्रारंभ करने से पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर हमारे इतिहास में इतना प्रिय क्यों है। जब पहले हम पढ़ चुके हैं कि 4 महान सभ्यताओं की बात जब हम करते हैं, उन चारों महान सभ्यताओं में मात्र सिंधु घाटी की सभ्यता एक मात्र ऐसी सभ्यता थी जो शहरीय या नगरीय सभ्यता थी। बाकी चाहे चाइनीज सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, अमेरिकन सभ्यता हो, कुछ भी हो, ये सभी सभ्यताएं जो है ग्रामीण सभ्यता थी। ये बात हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फिर हमारे इतिहासकारों के नजर में या हमारे देश के एक ताज के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता हमारे इतिहास के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह इस बात का वर्णन करता है कि हमारी सभ्यता आज की नहीं है, बल्कि ईसा पूर्व 2500 ईस्वी के आसपास ही हमारे देश की या हमारी सभ्यता इतनी विकसित थी जिसकी चर्चा हमें करना आवश्यक है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के क्लास में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास, कई बार ये भी पूछा गया कि इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप ये नाम हेरोडोटस का नाम याद रखिएगा कि हेरोडोटस जो हैं जिन्हें इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। यानी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये हेरोडोटस इसलिए मैंने लिख दिया, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, पितामह। ठीक है, जब इतिहास को हम बांटते हैं, जब इतिहास का हम डिवीजन करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये आज के इतिहास का डिवीजन नहीं है जिसमें हम एंशियंट इंडिया, मिडाइवल, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी करके बांटते हैं। ये आज के इतिहास का विभाजन है। लेकिन जब हम पहले के इतिहास को बांटते हैं तो पहले के इतिहास का विभाजन 3 भाग में किया जाता था। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो इतिहास का प्रथम हिस्सा था उसे प्राग ऐतिहासिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राग ऐतिहासिक। जो दूसरा हिस्सा था उसे आद्य ऐतिहासिक कहा जाता था। मैं बताऊंगा क्यों कहा जाता था। और जो तीसरा हिस्सा था इसे जो है इतिहास कहा जाता था। यानी आपने आज ये सीखा कि जब हम इतिहास का विभाजन करते हैं तो 3 भाग में, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जब प्राग ऐतिहासिक की बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक इतिहास का वो हिस्सा है जिस समय ना तो लिपि का विकास हुआ था और लिपि के विकास नहीं होने के कारण उस समय के इतिहास का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। दूसरा बात यह है कि जब आद्य ऐतिहासिक की बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक उस इतिहास का वो समय है जिस समय लिपि का विकास तो हो गया था, लिखने की कला प्रचलित हो चुकी थी, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण से उसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और इतिहास वो है जिसमें लिपि का भी विकास हो गया और हम हमारे इतिहासकारों ने उसे पढ़ भी लिया, इस कारण से उसे इतिहास बोलते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय लिपि का विकास तो हो गया, लेकिन वो जो लिपि थी जिसे भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि भी बोलते हैं, उस लिपि को आज तक किसी ने पढ़ नहीं सका। इस कारण से उसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी, आप देख लीजिए यहां लिखा हुआ, मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था, जैसे पाषाण काल और जैसे ताम्रकाल। ठीक है, ये ताम्रकाल और पाषाण काल 2 समय माना गया है। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने, आप याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में दी थी। 1921 में जॉन मार्शल ने पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता, ठीक है, अब सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो एक सभ्यता थी, ये बात 1800 लगभग 26 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को पता तो चल गया,
लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई खोज नहीं किया। दूसरी बार जब 1921 ईस्वी आया तो बोला जाता है 1921 ईस्वी में जो है जॉन मार्शल को पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता थी, तो उन्होंने इसकी खुदाई का आदेश दिया। अर्थात जब सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन या विकास की बात की जाती है, पता चलने की बात की जाती है, तो आपको उसका जो ईस्वी है 1921 ईस्वी लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो किसने, तो आप फिर से सुन लीजिए कि जॉन मार्शल ने इसके खुदाई की बात की और उन्होंने आदेश दिया खुदाई का। यहां से प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पे ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम विस्तार देखते हैं तो सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कहां कहां पाया जाता है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए पता करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जब विस्तार की बात करते हैं तो इसकी उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू और कश्मीर, तो उत्तरी सीमा जो है इसकी मांडा मानी जाती है, जो है कहां पे स्थित? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहां पे स्थित है? इसकी दक्षिणी सीमा जो है, आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमावाद मानी गई है और यह दायमावाद जो है सो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी सीमा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का यह दायमावाद महाराष्ट्र में पड़ता है। जब पूर्वी सीमा की बात आती है तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, तो इसकी पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी सीमा जो है इसकी पश्चिमी सीमा सुल्का गैंडोर, यह जो है बलूचिस्तान को माना जाता है। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को हमने देखा उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूरब से पश्चिम की तरफ। चलिए, आपको एक प्रश्न हमेशा पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो इसका आंसर जो आपको लगाना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, यानी कि उस समय देवियों का पूजा और अर्चन अत्यधिक मात्रा में अच्छे से किया जाता था। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कही जाती है। ठीक है, उस समय के भोजन की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन दोनों तरह से करते थे, यानी अगर आपको भोजन की बात करें तो जिस ऑप्शन में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ऑप्शन मिले वही आपको लगाना है। जब समाधान की प्रणाली अगर पूछा जाए आपसे सिंधु घाटी सभ्यता में कि जब लोग मर जाते थे तो मरने वाले लोगों का दफन किस तरह किया जाता था, तो वहां समाधान बोला जाता है सबको दफनाने की प्रणाली। तो सबको दफनाने की प्रणाली की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबको दफनाने की 3 प्रणाली थी। पहले थी दफन करना, ठीक है, पहला था दफन, यानी कि उन्हें दफना दिया जाता था जैसे आजकल होता है, ठीक है, जलाने के जगह दफनाने का जो काम होता है। दूसरी प्रणाली यह थी जिसमें सबों को ले जाके जंगल में रख दिया जाता था और जब चिड़िया या उस तरह के जीव जंतु जब उसे खा लेते थे तो जो हड्डियां बचती थी उसे ले जाके दफना दिया जाता था। और तीसरी जो प्रणाली थी वह जलाने की प्रथा थी, यानी कि जलाया भी जाता था, यानी तीनों प्रथा उस समय प्रचलित थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित सभ्यता थी। तो हमारे विश्व की सबसे प्राचीनतम सुनियोजित सभ्यता की बात अगर करें तो वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के मकानों का निर्माण, कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों का निर्माण ईंटों से हुआ था। ठीक है, किस चीज से हुआ था? ईंटों से। घर के दरवाजे, सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि घर के पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सफाई पसंद थे, इस कारण से धूल और मिट्टी से बचने के लिए अपने घर के दरवाजे घर के पीछे की तरफ रखते थे, ना कि आगे की तरफ रखते थे। याद रखिएगा। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे किधर खुलते थे, आप मारिएगा पीछे की तरफ। कहां खुलते थे? ठीक है, सर्वाधिक चौड़ी सड़क की अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कितने मीटर की थी, तो आप 10 मीटर लगाइएगा। तो सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो थी सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ाई लगभग 10 मीटर के आसपास थी। ठीक है,
और कहाँ से प्राप्त हुआ अगर ये पूछा जाए तो आप मोहनजोदड़ो लगाइएगा। क्या? मोहनजोदड़ो। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल हड़प्पा था, जिसके बारे में यह जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। इसके खनन का काम दयाराम साहनी को दिया गया। तो यानी हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में। कब की थी? इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पता चलने का बात करता है, पूछता है, तो वहां 1921 ही आपको आंसर में लिखना है। कितना लिखना? 1919। ठीक है। यहाँ पर RS-37 कब्रिस्तान भी मिला था। ठीक है। ताबूत, लकड़ी का ताबूत भी मिला था। क्या क्या मिला ये भी हमेशा पूछता है, तो याद रखिएगा। हड़प्पा में RS-37 कब्रिस्तान और लकड़ी का ताबूत मिला। श्रमिकों के आवास मिले। श्रमिकों के आवास मिले। ये विशेषता थी हड़प्पा की। अब आ जाइए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में इसकी खुदाई हुई। 1922 में इसकी खुदाई हुई थी पाक के लड़काना जिले में। और ये कहाँ पाया जाता है? तो मैंने पहले भी बोल चुका है कि जिस शब्द के अंत में दरो लगा रहेगा वो सारे पाकिस्तान में पाए जाएंगे, चाहे मोहनजोदड़ो हो या चहुंदरो हो, ये सारे कहाँ पाए जाएंगे? पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो 1922 में खुदाई हुई पाक के लड़काना जिले में। पाक के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। सिंधु नदी के तट पर यह पाया गया और खोजकर्ता का नाम था राखलदास बनर्जी। क्या नाम था? राखलदास। ठीक है। यहां से क्या क्या वस्तु मिली तो आप सुन लीजिए। पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है। ठीक है। स्नान गृह जो है बृहत स्नान गृह मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है। सबसे चौड़ी सड़क, अगर पूछेगा सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली तो आप आंसर मोहनजोदड़ो लगाइएगा। क्या लगाइएगा? मोहनजोदड़ो लगाइएगा। ठीक है। घर में कुआं का अगर पूछेगा, पूछ चुका है कई बार कि घर में कुआं कहाँ मिला है, तो आप आंसर मोहनजोदड़ो लगाइएगा। क्या लगाइएगा? अब चहुंदरो को देखते हैं। चहुंदरो जो है तो इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की। सिंधु नदी के तट पर यह भी मिला है। कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान यहाँ मिले हैं। कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान यहाँ मिले हैं। चहुंदरो भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? ठीक है। रोपर की बात करते हैं। खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई की और यह पंजाब, हमारे पंजाब प्रांत में यह जो है सो पाया जाता है, मिला। किस नदी के तट पे? तो सतलुज नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? क्या मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का भी प्रमाण मिला है कि कुत्ते इतने वफादार होते थे कि मानव के मरने के बाद कुत्ते को उनके साथ दफना दिया जाता था। कुत्ते को उनके साथ दफना दिया जाता था। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको बताए। चलिए अब हम लोग जो है कुछ इसके प्रश्न भी देखते हैं आगे। इसमें कालीबंगा जो है, कालीबंगा बीके धापर ने खुदाई की, राजस्थान के घग्गर नदी के तट पे मिला है। तो कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान के घग्गर नदी के तट पे ये जो है सो मिला है। कहाँ मिला है? राजस्थान के घग्गर नदी के तट पे। जोता हुआ खेत पूछता है कहाँ मिला? तो कालीबंगा में। कहाँ मिला? कालीबंगा में। अलंकृत ईंट भी यही मिला। धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा जो है गुजरात में मिला। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। और स्टेडियम यहीं पे मिला था। धौलावीरा में ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और स्टेडियम भी यहीं मिला था। ठीक है। सुरकोट्टा यह भी गुजरात में मिला है। घोड़े की हड्डी के अवशेष यहाँ मिले हैं। लोथल, अब लोथल की बात करते हैं। लोथल जो है SR राव ने इसकी खुदाई की। भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में। यह एक तटीय इलाका था। तो अगर पूछेगा कि तो समुद्र का तटीय इलाका कौन था तो आप बोलेंगे कौन था? लोथल। कौन सा था? लोथल था। ठीक है। चलिए लोथल अहमदाबाद गुजरात में मिला है। दरवाजे, घर के दरवाजे सड़कों, एकमात्र लोथल ऐसा जगह मिला है जहां घर के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। क्या खुलते थे? सड़क की तरफ खुलते थे। चलिए सिंधु सभ्यता की लिपि, अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी तो आप लगाइएगा भाव चित्रात्मक। क्या थी लिपि? कपास। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कपास के प्रमुख उत्पादक थे। ठीक है। कपास के ये प्रमुख उत्पादक थे और इसका व्यापार भी ये करते थे। कृषि पशुपालन पर व्यापार प्रमुख था। सिंधु, अब पूछता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे तो आप कहिएगा नहीं।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मिट्टी के बर्तन में पूछता है, मिट्टी के बर्तन में किस रंग से लेप किया जाता था, ये कई बार पूछ चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब मिट्टी के लोग जब मिट्टी का बर्तन बनाते थे तो उसमें लाल रंग से लेप करते थे। किस रंग से? लाल रंग से लेप करते थे। मोहरों सिक्कों में सेल खड़ी अर्थात मोहर और सिक्का जब बनाते थे सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। सेल खड़ी एक मूल्यवान धातु होता है, उसी का ये प्रयोग करते थे। समझ गए? उसका क्या करते थे? प्रयोग करते थे। चलिए अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा जाए। इन प्रश्नों का जिक्र हम आपके सामने करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देते हैं आपके सामने। चला, सिंधु सभ्यता का एक पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम, आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी स्थलों के उत्खनन के पास मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु के उत्कीर्ण हुआ? किस पशु के वहां पर मोहर में किस पशु का निशान मिला है? तो आंसर होगा बैल। क्या होगा आंसर? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए। कौन सा स्थान पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में पाया जाता है? तो आप ध्यान से देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लेकिन लोथल जो है ये भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ? गुजरात में। कहाँ पाया जाता है? भारत के भारत में खोजा गया सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया, तो उस समय के भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। कौन सा था? पूछ रहा है कि चांदी की उपलब्धता का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो आंसर लगाइएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। कहां से मिलता है? सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है। सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो आप आंसर क्या लगाइएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन जो दो भारतीयों के नाम है, तो आंसर होगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखलदास। ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, ये रंगपुर जो है हड़प्पा के समकालीन सभ्यता या सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के आसपास पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जिनके नेतृत्व में खुदाई थी उनका नाम हुआ था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन। इन्हीं के अंतर्गत दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने खुदाई किया था। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे सिंधु घाटी के मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का प्रमाण मिलता है? आंसर होगा बैल। आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग देवी की पूजा करते थे, इस कारण से मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? बाकी समुद्र तट पर है और कौन सा नहीं है? तो सुरकोट्टा समुद्र तट पर है, लोथल है, ठीक है, बालाकोट है, लेकिन कोट दोरजी जो है यानी कोट दोरजी आपको याद रखना, कोट दोरजी समुद्र तट पे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत जो है विशाल स्नानागार था। क्या है? विशाल। ठीक है, ये आपको याद रखना। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति? तो नगर ग्रिड पद्धति पे विकसित थे। ग्रिड बोला जाता है जब एक लाइन ऐसा हो और उस पर दूसरा लाइन खींचा हुआ हो, इसे ग्रिड पद्धति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इतना आपको समझ में आ गया? चलिए बचे हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इसे मिलाना है। उत्तरी मैंने सीमा बता दिया था सिंधु घाटी से। उत्तरी सीमा देख लीजिए, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर है। कहाँ? मांडा जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। ठीक है, तो मांडा जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा। दक्षिणी सीमा जो है हमने बोला था दैमाबाद महाराष्ट्र। क्या बोला था? दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और इसकी सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा जो है सुतका गैंडोर बलूचिस्तान माना जाता है। मिल गया। किस नदी के किनारे? ठीक है, तो ये जो है आपका नहीं दिख रहा है, इसे बाद में देखते हैं। समकालीन स्थल रोपड़ पंजाब। पंजाब जो है सो आपको सतलज नदी के किनारे था। कहाँ था? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रुक जाइए। पंजाब समकालीन स्थल रोपड़ पंजाब।
ठीक है, चेनाब या सतलज होगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, तो ये जो है आपको धौलावीरा में पता चलता है। कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में। चलिए, उन्नत जल प्रबंधन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो आंसर होगा लाल रंग। किस रंग का? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आप मारिएगा इसको आद्य ऐतिहासिक। क्या मारिएगा? आद्य ऐतिहासिक हो जाएगा इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुआं का अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, लोथल में देख लिए, लोथल जो है समुद्री तट था, इसलिए गोदीवाड़ा से इसको मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? गोदीवाड़ा से। कालीबंगा को किससे मिलाएंगे? कालीबंगा में जो जुता हुआ खेत मिला था। कालीबंगा में कहा मिला? क्या मिला था? जुता हुआ खेत। धौलावीरा जो है हड़प्पाई लिपि से इसको मिला देंगे। अब बनावली जो है पकी ईंट की बात करेगा तो बनावली से इसे मिला देंगे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो आंसर होगा शेर। शेर का कहीं अंकन नहीं हुआ। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आंसर क्या होगा? लोहा। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान मिलता है? तो युगल समाधान जो है आपको लोथल से मिलता है। कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु में हुआ था, इसलिए कपास को सिंडन भी कहा जाता था, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग कपास ले जाते थे और इसे सिंडन के नाम से जानते थे, यानी सिंडन सिंडन कह के बोलते थे, इस कारण से इसे सिंडन भी कहा जाता था। चलिए, तो हमने आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग आने वाले सभी प्रश्नों का चर्चा किया आज के क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आप जरूर हल करेंगे। मैंने लगभग करा दिया। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम जो है मौर्य वंश पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।